तो चलिए आज हम जानते हैं कोलिजन के बारे में। कोलिजन एक्चुअल में होता क्या है, क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो इसके साथ कंजर्व्ड रहती है, क्या चेंज होता है, क्या डे टू डे लाइफ में इसके एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं। इन सब बातों के बारे में आज डीपली स्टडी करेंगे और जानेंगे हम कोलिजन में होता क्या है। मेरा नाम है अक्षित और आप देख रहे हैं ASP ए मोमेंट विद साइंस। तो शुरुआत करते हैं हम कोलिजन की डेफिनेशन से। क्या कहती है डेफिनेशन? ए कोलिजन इज सेड टू अकर। कोलिजन होना तब माना जाता है कब? जब दो बॉडीज या दो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, या तो वो फिजिकली कोलाइड करे, ईदर दे कोलाइड फिजिकली। क्या मतलब हुआ कि उन दोनों की फिजिकल टक्कर हो, दोनों एक दूसरे से टकराएं, या फिर अगेंस्ट ईच अदर, या फिर दोनों एक दूसरे के पाथ को, द पाथ ऑफ वन इज अफेक्टेड बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अदर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे के पाथ को अफेक्ट करे, यानी कि ये A है, ये B है, A कुछ ऐसा फोर्स लगाए B के पाथ पे जिनकी इसकी फिजिकल का टक्कर हुए बिना, एक दूसरे से टकराए बिना भी इसके पाथ को अफेक्ट कर दे, वो भी हमारे पास कोलिजन माना जाएगा। बोले सर ये क्या बात हुई? आप इसको क्लास जो 12th है आपकी, उसमें एक एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। उसमें आप जानोगे जो आपका न्यूक्लियस होता है वो आने वाले अल्फा पार्टिकल्स यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को कैसे रिपेल कर देता है बिना टक्कर हुए ही। ये आपका एग्जाम्पल है बिना कोलाइड किए एक कोलिजन का। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल वैसे भी होते हैं। मान लो दो मैग्नेट लेते हैं, एक मैग्नेट ये ले लिया, एक मैग्नेट ये ले लिया। अब इस मैग्नेट को इसकी तरफ फेंकते हो, ठीक है, आपको क्या देखने को मिलता है? जब ये मैग्नेट इस तरफ जाता है तो इससे टक्कर होने से पहले ही ये वापस हो जाता है थोड़ा सा। तो हमारे पास क्या मतलब हुआ कि कोलिजन तब नहीं होता, सिर्फ तब नहीं मानेंगे कि इसके बीच में टक्कर होना जरूरी है, नहीं, एक का फोर्स दूसरे के पाथ को जब अफेक्ट कर देता है वो भी हमारे पास कोलिजन होता है। ठीक है, ठीक है। अब कितने टाइप के कोलिजन होते हैं? मैंने कहा दो टाइप के कोलिजन होते हैं। बोले कौन कौन से? पहला है आपका इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक, बोले सर नाम तो सुना हुआ लग रहा है इलास्टिक। मैंने कहा वही वाला इलास्टिक है ये। क्या है इसमें? इफ देर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग ए कोलिजन, यानी कि कोई भी कोलिजन हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, ऐसे कोलिजन को बोलते हैं इलास्टिक एनर्जी। बोले सर सिर्फ इतना काफ़ी है? मैंने कहा रुको भाई, थोड़ी सी चीज़ें और है पढ़ने को। क्या? इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स और पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, तब हमारी बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी। डेफिनेशन में तो ये आ गया कि भाई ऐसी जो कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस ना हो, ऐसे को इलास्टिक कह सकते हैं। अब चीज़ें और भी दी हुई है, वो क्या कि जो मोमेंटम होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इसकी खासियत, इसकी खूबी क्या है? एक तो इसमें मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहती है, ये तो पहले भी पढ़ा है कि मोमेंटम कंजर्व्ड रहती है, ठीक है। दूसरा जो टोटल एनर्जी है वो भी कंजर्व्ड रहती है। बोले ठीक है, ये दो बात तो बिल्कुल हमने पहले पढ़ी हुई है। किस चीज़ की बात चल रही है ये? इलास्टिक कोलिजन की। पहली चीज़ है मोमेंटम कंजर्व्ड, दूसरी चीज़ है टोटल एनर्जी कंजर्व्ड, तीसरा है काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। ये आ गया ना आपके पास, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी में लॉस ना हो तो इसका मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है हमारी। बोले सर बात तो यहाँ पे मोमेंटम की भी हुई है, टोटल एनर्जी की भी हुई है, लेकिन आपने डेफिनेशन में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का जिक्र किया है, ऐसा क्यों? वो हम जब इसका सेकंड टाइप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों लिया है हमने। ठीक है, अभी के लिए जानो मोमेंटम कंजर्व, टोटल एनर्जी कंजर्व और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। ठीक है, तीनों चीज़ें आ गई। दो चीज़ें और दी हुई है, वो क्या? जो इसमें फोर्स लगता है, यानी कि जब टक्कर होती है तो दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं उसकी क्या खासियत है? वो दोनों फोर्स वो कंजर्वेटिव होते हैं, यानी कि वो दोनों सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। आई बात समझ में? चौथा, एक पांचवा पॉइंट क्या है? मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट और साउंड। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि कहने का मतलब है जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट,
साउंड, लाइट, यानी कि ऐसी कुछ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है। बोले सर कुछ कंफ्यूज हो रहा है, अब कुछ एग्जांपल दो तब समझ में आए। ठीक है, एग्जांपल पे आते हैं। मान लो आपके पास दो कोलिजन होता है सब एटॉमिक पार्टिकल में। बोला सर बात ऊपर से गई है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब क्या होता है? जो आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं ना, आपने स्मॉलर क्लासेस में पढ़े होंगे। क्या होते हैं ये एटम के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, पार्टिकल्स, वो होते हैं जिनके मिलके एटम बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर जो टक्कर होती है वो होती है आपकी इलास्टिक कोलिजन। बोले सर ये तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला एग्जाम्पल हो गया, इसमें तो समझ में कुछ खास आया नहीं। डे टू डे लाइफ से कोई एग्जाम्पल उठाते हैं। तो डे टू डे लाइफ में आपने मान लिया कोई भी आपकी दो क्रिकेट बॉल्स ले ली, क्रिकेट या फिर कोई भी मान लिया फुटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, कोई भी बॉल, यानी कि स्पोर्ट्स बॉल आपने कोई भी ले ली। उसमें क्या देखते हो आप, जब दो बॉल को एक दूसरे की तरफ फेंकते हो, यानी कि इसकी कुछ वेलोसिटी, इसकी कुछ वेलोसिटी, ठीक है, इन दोनों को फेंकते हो तो आप देखते हो कि ये दोनों एक दूसरे के टक्कर मार के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, तो ये जो केस है ना, इस केस में इस कोलिजन को हम बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। बोले क्यों? क्योंकि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी कांस्टेंट यानी कि कंजर्व्ड रहती है। बोले सर क्या ऐसा है कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी वो फाइनल उसकी वही रहेगी? मैंने कहा कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसकी कंजर्व्ड है, कंजर्वेशन का मतलब है जो इनिशियल है वो ही फाइनल है, यानी कि जो इन दोनों की मिला के इनिशियल है वो इन दोनों की मिला के फाइनल मानी जाएगी। ठीक है, और आगे एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अभी के लिए आपको शायद क्लियर है ये इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इन इलास्टिक पढ़ोगे तब आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि ये एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है आपका इन इलास्टिक कोलिजन। सिंपल सी बात है, उस डेफिनेशन को अपोजिट कर दो तो हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन। बोले क्या? इफ देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग ए कोलिजन, इट इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। बोले सर क्या इतना काफ़ी है? उन चीज़ों का क्या रहा जो हमने ये चीज़ें पढ़ी थी? बोले बिल्कुल पढ़ाएंगे। उनका क्या रहा? कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाओ। मोमेंटम इज कंजर्व्ड। बोले ये क्या बात हुई? बिल्कुल यही बात हुई भैया। क्या? कि जो मोमेंटम है वो अभी भी कंजर्व्ड रहेगी। बोले ठीक है, आगे चलो। जो टोटल एनर्जी है वो भी कंजर्व्ड। बोले ये क्या बात हुई फिर से? बिल्कुल यही है कि टोटल एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है। फ़र्क सिर्फ कहाँ आता है? जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व्ड नहीं रहती है। अब आपको पता लगा हमने डेफिनेशन में काइनेटिक एनर्जी को ही क्यों इन्वॉल्व किया? क्योंकि भैया जो ये आपकी ओवरऑल मोमेंटम है और टोटल एनर्जी है, ये तो दोनों में ही कंजर्व्ड है, तो इनका तो जिक्र करना ही बेकार है। जो चीज़ें अलग हैं उनका जिक्र करेंगे ना सिर्फ। यानी कि क्या मतलब हुआ? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट थी और वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। तो हमने सिर्फ डेफिनेशन में क्या बोला है कि यहाँ पे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, इसलिए हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है। बोले सर 2 पॉइंट और थे, उनका भी जिक्र करो। हाँ जी करते हैं। क्या? फोर्स जो होते हैं वो इसमें किस टाइप के होते हैं? देखो फोर्स जो होते हैं या तो कुछ सम या फिर सारे, या तो दो ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाते हैं या तो कुछ फोर्स या फिर सारे के सारे फोर्स इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन से होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव, यानी कि पाथ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, कुछ या फिर सारे। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कंजर्वेटिव हो जाए, कुछ कंजर्वेटिव हो सकते हैं, लेकिन ये श्योरिटी है कि कुछ नॉन कंजर्वेटिव जरूर होंगे। ठीक है। 5वां पॉइंट क्या है? ए पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट और साउंड। इसका जो मैकेनिकल एनर्जी है इसका कुछ हिस्सा हीट, लाइट और साउंड में कन्वर्ट हो सकता है। अब ये आई होप आपको बिल्कुल मतलब डेफिनेशन तो आगे होगी, लेकिन आप डे टू डे लाइफ में कोशिश करोगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है। चलो वो भी देखते हैं। देखो इन दोनों को अब मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। इलास्टिक और इनइलास्टिक। कोई भी दो बॉल ले लिया आपने, ठीक है, क्रिकेट बॉल ले लो मान लो, या फिर आप कहो कि फुटबॉल ले लो। आप इन दोनों की टक्कर कराओ, इन दोनों को एक दूसरे की तरफ फेंको, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, ठीक है, और फिर एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस लो, आपने अपना फर्श ले लिया
और जो बॉल है आपको, आपकी फुटबॉल है, उसको आपने नीचे की तरफ फेंका ग्राउंड के ऊपर, ये कुछ देर बाद ऊपर जाएगी। तो इन दोनों केस में आपने क्या देखा, क्या इन दोनों की टक्कर कराई जब ज़्यादा साउंड आया, या फिर इसको फर्श पे हमने गिराया तब ज़्यादा साउंड आया? करके देखना, आपको पता लगेगा कि ये जो केस है ना, आपने फर्श पे गिराया तब आपको ज़्यादा साउंड देखने को मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि इस केस में जो इसकी मैकेनिकल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? साउंड एनर्जी में। थोड़ी सी मैकेनिकल एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ये किसका पार्ट है? ये है आपका इनइलास्टिक कोलिजन का पार्ट। इसके एग्जाम्पल में भी हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल शायद नहीं मेंशन किया हो मैंने, चलो देख लेना एग्जाम्पल देखो क्या होता है। जब आप किसी बॉल को सरफेस पे गिराते हो तो ऐसे कोलिजन को हम क्या कहते हैं? इनइलास्टिक कोलिजन। इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। लॉस होता है मतलब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी और फाइनल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, उन दोनों में डिफरेंस होता है। बात क्लियर है? आई होप आपको एग्जाम्पल भी क्लियर है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर बॉल को भी टक्कर कराते हैं तब भी आवाज़ तो आती है थोड़ी सी। वो इसलिए आती है क्योंकि वो जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता है। इलास्टिक तो है लेकिन परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। कोई भी चीज़ आप परफेक्ट बनाने के लिए आपको बिल्कुल उसको मतलब इमेजिनरी कंडीशंस लेनी पड़ती है। उस केस में आपको बिल्कुल साउंड देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक तो आपने देखा थोड़ा सा। इन इलास्टिक क्या होता है? इफ़ टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन एंड मूव एज ए सिंगल बॉडी विद ए कॉमन वेलोसिटी देन द कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। बोले सर इंग्लिश में तो बकबक कर दिया, लेकिन हिंदी में समझाओ। देखो हिंदी में कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो ये कोई भी लकड़ी का एक ब्लॉक रखा है। लकड़ी का ब्लॉक मतलब एक टुकड़ा रखा है लकड़ी का, मान लो। ठीक है, यहाँ से हमने एक गन को फायर किया। ठीक है, गन को फायर करते हैं तो बुलेट इस तरफ चलता है। ठीक है, जब बुलेट इसमें स्ट्राइक करता है इस लकड़ी के ब्लॉक में, तो आप देखते हो बुलेट की स्पीड पहले तो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसमें टक्कर लगने के बाद वो थोड़ी सी अंदर तक पेनिट्रेट करता है और उसकी वेलोसिटी बहुत जल्दी ज़ीरो हो जाती है, मतलब कि बहुत जल्दी डिक्रीज़ करती है। और अगर ये ब्लॉक सरफेस पे बिना किसी से बांधे हुए रखा है तो आप देखोगे ये ब्लॉक भी थोड़ा सा एकदम शॉक लग के पीछे की तरफ मूव करता है, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएगा, एकदम झटका सा लगता है ना। तो ये वाला जो केस है ये है परफेक्टली इन इलास्टिक। डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ें, पहले दो बॉडीज थी लेकिन ऐसे ही कोलिजन होते ही ये दोनों, ये इसके अंदर पेनिट्रेट कर गई ना। पेनिट्रेट करने के बाद क्या हुआ, ये इस ब्लॉक में आके अब ये दोनों एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं, एक बॉडी मान के दोनों को। यही डेफिनेशन में बोला हुआ है। कैसे मूव करते हैं? मूव एज ए सिंगल बॉडी विद कॉमन वेलोसिटी। भाई लकड़ी में अंदर जाने के बाद, पेनिट्रेट होने के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी। ठीक है, तो ये होता है आपका परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। बोले सर इनइलास्टिक की बात आई थी जब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ था, तो क्या परफेक्टली इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा होगा? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, लॉस बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा का क्या मतलब हुआ? लॉस मैक्सिमम होगा। कह सकते हैं कि मोमेंटम तो कंजर्व रहती है, भाई वो तो हमेशा ही रहती है, लेकिन जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो आपका मैक्सिमम होता है। किसमें? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में। याद रखोगे, नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, अब हम एक और केस पढ़ते हैं। देखो ये तो आ गई आपकी बिल्कुल जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी। अब थोड़ा सा डेरिवेशन में जाते हैं हम। डेरिवेशन में हम पढ़ते हैं, पहला जो पार्ट है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ये क्या हुआ है? इलास्टिक कोलिजन तो पढ़ लिया, लेकिन वन डायमेंशन क्या होता है? देखो इस फिगर से समझते हैं। ये लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का। आने वाले लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिगर से हमें क्या पता लगता है? कोई भी दो बॉल है, एक फुटबॉल ले ली, एक क्रिकेट बॉल ले ली। ठीक है, एक का मास m1, दूसरे का m2। ये u1 है फुटबॉल की इनिशियल वेलोसिटी, u2 है क्रिकेट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी। ये तो बात है बिफोर कोलिजन। ध्यान से देखो, दोनों ही इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है,
ठीक है भैया, ये हो गया आपका कोलिजन के टाइम का केस, दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही है। ठीक है, ये हो गया आपका आफ्टर कोलिजन का केस, यानी कि टक्कर लगने के बाद ये आगे की तरफ मूव करती है, ये इसके पीछे पीछे मूव करती है। ठीक है, अब आप देख रहे हो पहले भी ये दोनों इस डायरेक्शन में थी, टक्कर के बाद भी दोनों इस डायरेक्शन में है, यानी कि दोनों वन डायमेंशन में काम कर रही है। इसलिए इस कोलिजन को हम क्या नाम दे रहे हैं? इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है भाई, आप इसको रिलेट कर सकते हो, आप कभी भी इसको करके भी देख सकते हो। आप दो बॉल को ऐसे, इसको धीरे मूव कराओ, इसको थोड़ा सा तेज मूव कराओ, आप देखोगे टक्कर लगने के बाद इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ेगी, इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी डिक्रीज होगी। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एग्जांपल में आपने छोटी क्लासेस में भी स्टडी किया होगा ये चीज़ें तो। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, ये तो आप डे टू डे लाइफ में करके भी देख सकते हैं। तो आप घर में ये चीज़ें छोटी छोटी करके देखा करो, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, अब बात करते हैं आगे डेरिवेशन की। इलास्टिक कोलिजन है तो भैया हमने देखा था कि जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहती है। बोलो बिल्कुल पढ़ा था। ठीक है, अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहती है तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं किसका? मोमेंटम का। मोमेंटम क्या होता है? पी से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। तो कंजर्व्ड है तो जो इनिशियल है वही फाइनल है। इनिशियल दोनों की, A की ये हो गई, B की ये, m1 u1, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी ले गई? इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि u1 और u2। ये किसके इक्वल होगी? फाइनल मोमेंटम के, यानी कि फाइनल वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, m2 m1 v1 इज प्लस m2 v2। ठीक है, अब किया क्या है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया है, m1 v1 को इस साइड ले आए, m2 u2 को इस साइड ले गए। दोनों में से इसमें से m1 कॉमन ले लिया, इसमें से m2 कॉमन ले लिया। ठीक है, ये तो आ गई इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हमने भैया एक और चीज़ पढ़ी थी, वो क्या कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी तो कंजर्व्ड रहती है इलास्टिक कोलिजन में। बिल्कुल रहती है भैया। तो इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे? लगा दो फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? K इज इक्वल टू हाफ mv²। कंजर्व्ड है तो लगा दो v की जगह u, एक साइड u रखो, एक साइड v रखो। तो हाफ m1 u1², ये तो हो गई A की, ये हो गई B की क्या? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही ये हो गई A की फाइनल, ये हो गई B की फाइनल। ठीक है, इसको भी रीअरेंज करेंगे। पहले तो हाफ हाफ कैंसिल कर दो हर जगह से, ऐसे कैंसिल हो जाते हैं ना, हाफ को कॉमन लो और कैंसिल कर दो। ठीक है, क्या करेंगे? v1 वाले को इस साइड ले आओ, u2 वाले को इस साइड ले जाओ। ठीक है भैया, अब क्या किया है? वही बात, m1 को बाहर निकाल दो, m2 को बाहर निकाल दो। बोले सर ये चीज़ कहाँ से आई? ये तो आपने गड़बड़ कर दी। मैंने कहा बिल्कुल गड़बड़ नहीं की है, ये मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई किया है। क्या? a माइनस बी, a² माइनस b² का फॉर्मूला ओपन किया है। क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। बोले यहाँ के कैसे अप्लाई किया? m1 को जब बाहर ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? u1² माइनस v1²। तो इसको कैसे हो जाएगा? u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1। इसकी जगह पुट करोगे ना a और b की जगह, u1 और v1। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा? m2 को बाहर ले लो, ये हो जाएगा v2² माइनस u2²। तो ये हो जाएगा क्या? u2 v2 uv1 माइनस v2 माइनस u2। ठीक है, वही फॉर्मूला अप्लाई किया है, उसमें a और b की जगह u2 और v2 पुट किए हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप क्या किया है? जो थर्ड इक्वेशन है उसको हमने सेकंड से डिवाइड कर दिया। उससे क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो ये आपका m1 हट जाएगा। जो इस साइड m1 है ना, उसमें भी m1 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही m2 कैंसिल हो जाएगा। और क्या कैंसिल होगा? इस साइड देखो u1 माइनस v1 है, ये v2 माइनस u2 है। तो यानी कि ये जो क्वांटिटी है, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, ये सब कैंसिल हो गया, बचा ये और इस साइड ये। तो इनको लिख दो, ये लिख दिया हमने। अब क्या किया है? u1 और इस साइड u2 ले आए, ऐसे ही v2 और इस साइड v1 ले आए। ये v है, ध्यान रखना। ठीक है, ये अब लिखते टाइम ना u और v कई बार आप एग्ज़ाम में भी एक जैसे लिखते हो तो वो जो एग्जामिनर होता है उसको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से हाईलाइट किया करो, u को ऐसे और v को या तो ऐसे कर दिया करो। ठीक है,
अब देखो यहाँ से एक थोड़ी सी समझने वाली बात है, ये इक्वेशन जो आई है ना, इसमें ये लेफ्ट साइड और राइट साइड कुछ चीज़ें बता रहे हैं। क्या? ये है u1 माइनस u2, ये है v2 माइनस v1। डायग्राम में चलो तब समझ में आएगा। u1 माइनस u2 यानी कि ये माइनस ये। देखो आपने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी थी। रिलेटिव वेलोसिटी में हमने देखा था कि जब दो ऑब्जेक्ट्स की डायरेक्शन सेम होती है तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या आती है? ए की वेलोसिटी माइनस बी की वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं? u1 माइनस u2 किसको दिखाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी को दिखा रहा है। किसके? ए की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है। और ये कौन सी वाली रिलेटिव वेलोसिटी है? बिफोर कोलिजन, क्योंकि u1 और u2 का जिक्र हो रहा है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बिफोर कोलिजन। बात क्लियर है? ऐसे ही जो v2 माइनस v1 है, v2 माइनस v1 यानी कि फाइनल वाली वेलोसिटी का जिक्र आ रहा है। अब फाइनल में भी देखो क्या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हुई है? सेम है, दोनों की सेम है, यानी कि इनकी भी रिलेटिव कैसे लिखेंगे? v1 माइनस v2। ये है 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, लेकिन वहाँ पे है v2 माइनस v1, तो ये लिख सकते हैं 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b, 2 है ना, 2b की है, पहले जो आएगा उसका लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a आफ्टर कोलिजन। ये जरूर लिखना है आफ्टर कोलिजन, क्योंकि v का जिक्र हो रहा है। ठीक है, ये तो बात आ गई यहाँ तक। अब भैया ये चीज़ है क्या एक्चुअल में? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन का मतलब क्या है? ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच का मतलब कि किस वेलोसिटी से ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही है। बिफोर कोलिजन क्या होता है? एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं ना भाई, टक्कर मारने के लिए एक दूसरे की तरफ तो जाना पड़ेगा। ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ऐसे ही जो ये वेलोसिटी आई है, यानी कि इस टक्कर होने के बाद क्या होता है? एक दूसरे से दूर भागते हैं, यानी कि एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो वेलोसिटी आई है, ये आई है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फिर से एक बार वीडियो रिवाइव करके देखो, फिर भी नहीं समझ में आता है तो मेरे से कमेंट या मैसेज करके पूछो। अब जो ये दो वेलोसिटी आई है, अब इस इक्वेशन के हिसाब से तो भैया ये दोनों वेलोसिटी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर होती है। ये आप हाईलाइट करके लिख भी सकते हो इस नोट्स के अलावा भी एक पॉइंट डाल के। ठीक है, अब ये तो बात आ गई भैया, ये चीज़ हमने निकाल दी। बोले सर अब कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि टक्कर लगने के बाद ए की वेलोसिटी बताओ, टक्कर लगने के बाद बी की वेलोसिटी बताओ। ये एग्जाम में कई बार आ जाता है। ये कैसे निकालेंगे? इसका भी एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं। चलो, वो कैसे? देखो, वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन कैसे निकालते हैं? किसी भी बॉडी की कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगी? ये जो इक्वेशन आई है ना, कौन सी? ये वाली। इसमें से v1 को एक साइड रख लो, बाकी को एक साइड ले जाओ, या फिर v2 को एक साइड रख लो, बाकी को एक साइड ले जाओ। हमने रख लिया v2 को एक साइड, बाकी को एक साइड ले गए। ये आपकी v2 की वैल्यू आ गई। इसको कहाँ पुट करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है भैया? ऊपर जाओ, यहाँ पे v2 की वैल्यू वो पुट कर दो जो निकाली है। इसको निकाल के सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास? लेफ्ट साइड में तो ये का ये आ जाएगा, ये आ जाएगा m1 v1 प्लस में m2 इंटू में v2 था, यहाँ पे v2 की वैल्यू ये पुट कर दी हमने। तो सबको अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा? ये m1 v1 तो यूँ का यूँ रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसके बाद क्या किया है? यहाँ m1 u1 है, यहाँ m2 u1 है, तो क्यों ना इस साइड इसको इस साइड ले आए। उससे क्या होगा? u1 बाहर आ जाएगा, m1 माइनस m2 आ गया। बोले ठीक है, ले आए। यहाँ क्या बचा? m1 v1, m2 v1 और यहाँ पे m2 u2। बोले सर एक काम और कर लेते हैं। वो क्या? जो ये m2 u2 है, यहाँ भी m2 u2 है, तो इसको और इस साइड ले आते हैं। उससे क्या होगा? ये आपका बच जाएगा 2m2 u2। बोले ठीक है, इसको भी ले आए। तो यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा ये और ये। इसमें क्या कॉमन है? देखो कुछ है, v1 कॉमन है,
तो V1 को बाहर ले लो, m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ से फाइनल वेलोसिटी निकालनी है किसी भी एक की, भाई एक की बी ऑब्जेक्ट जो B है उसकी तो हमने गायब कर दी, क्यों, V2 की वैल्यू पुट कर दी, बचा क्या V1, तो V1 को एक साइड ले लो और बाकी को इधर ले आओ, तो m1 प्लस m2 को डिवाइड कर दो, पहले इससे डिवाइड करो और फिर इससे डिवाइड करो। ये आ गया आपका फॉर्मूला। ये किस चीज़ को बताता है, फाइनल वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A, क्योंकि V1 है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A आफ्टर कोलिजन, ठीक है, उसमें ये फॉर्मूला आप लिख दोगे और इससे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। बोले सर V2 की निकालनी हो तो, यानी कि B की वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या फिर से डेरिवेशन सोल्व करें? मैंने कहा जरूरत ही नहीं है। वो कैसे, आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे V2 करना है तो इन सब के ना इस फॉर्मूला में सबके अगर 1 है तो 2 कर दो, 2 है तो 1 कर दो। बोला कैसे, जो m1 है उसको m2, m2 को m1, m1 को m2, m2 को m1, ऐसे ही u1 है, u1 को u2, इसको m1, 2, 1 और इसको 1, ठीक है। इसको 1 मत कर देना, ये तो यूं ही रहेगा। मैंने बात की है जो इनके लग रहे हैं ना ये कोफिशिएंट, इनको करना है, ये तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, वो आ जाएगा आपका V2 का। ये भी आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, इसको भी V2 करके, ठीक है। बात क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट हो आप मेरे को मैसेज या कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।